हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव से इंडियन इकोनॉमी को। ये सीरीज़ हमारी चल रही है। ऑलरेडी हमने 12 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। वी हैव कंप्लीटेड 12 चैप्टर्स और इस वीडियो में हम बात करेंगे 13th चैप्टर की, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड। क्या नाम है भाई? फॉरेन ट्रेड। तो वीडियो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जान लेते हैं हमारे कुछ कोर्सेज़ के बारे में। हियर आर सम ऑफ आवर कोर्सेज, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। बीपीएससी 67 के लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है और एचपीएससी यूके पीएससी। देखिए क्या क्या हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको इन कोर्सेज़ के अंदर में। ये सब हमने यहाँ पे लिख रखा है, प्राइसेस भी आपके सामने है, तो आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो जाती है, देखिए कुछ और कोर्सेज़ हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज़ है ये सारे के सारे, फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, बेशक हमें कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं ऑन दीज नंबर्स 9598875847 या फिर 9582062485। ठीक है, तो ये 2 नंबर्स हैं, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी कोर्स चाहिए हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, थोड़ा सा मैं थिक कर लेता हूँ पेन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है भाई? सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड? इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का पर्पस क्या है? तो देखिए, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड को और किस नाम से जानते हैं भाई? तो और इसको हम जानते हैं इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। फंड की जगह पे क्या, फाउंडेशन के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड या इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ये एक ट्रस्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था भाई 2003 में। किसके द्वारा किया गया था? तो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पर्पस क्या था इसके इस्टेब्लिशमेंट के पीछे? पर्पस ये था कि इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो फॉरेन कंट्रीज़ में हमारा जो लेबल है ना, हमारा लेबल, ये वाला लेबल, ठीक है, LEBE है लेबल, यानी कि ब्रांड लेबल, जो लेबल है मेड इन इंडिया, उसका प्रचार प्रसार करना। जिस तरीके से अगर हम चाइना से बने कुछ सामान खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है ना भाई, मेड इन चाइना, तो ऐसे ही मेड इन इंडिया, इस ब्रांड को, इस लेबल को प्रमोट करने के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, ताकि फॉरेन ट्रेड हमारा जो है ना वो स्मूथली हो सके और हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो, उसमें क्या हो, प्रोग्रेस आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारा लेवल प्रमोट हो जाए। तो ये इसका मकसद है। नेक्स्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी ट्रेडेड फॉर। देखिए, इसको समझने से पहले जानते हैं कि फॉरेन जो एक्सचेंज रेट है इसका मतलब क्या है। आप और हम हमेशा सुनते रहते हैं कि भाई डॉलर के मुकाबले में रुपया जो है ना वो गिर गया है, कम हो गया है, फलां हो गया है, ढिमकाना हो गया। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, अभी अगर हमें $1 लेना है, $1 लेना है, उसके बदले में हमें ऑन एन एवरेज लगभग 75 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि $1 की कीमत हमारे 75 रुपये के बराबर है। और अगर हमें $1 खरीदना है तो हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे भाई? 75 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये जो एक्सचेंज रेट है ना, इसी को फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। एक कंट्री दूसरे कंट्री के का करेंसी खरीदने के लिए जो पेमेंट करती है, जो रेट, जिस रेट पे पेमेंट करती है, जो चल रहा होता है, उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रेट है क्या, ये तो समझ में आ गया, बट फॉरेन एक्सचेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम इंडिया है और हमें कुछ परचेज़ करना है यूएसए से, तो यूएसए से कुछ बाय करने के लिए उन्हें पे करना पड़ेगा ना। तो पे जो हम करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे? क्या रुपए में करेंगे? तो ऐसा नहीं कर सकते, हमें वहाँ के करेंसी यानी कि डॉलर में पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने $100 का कुछ खरीद लिया, तो उसके बदले में $100 की जो कीमत होगी ना 75 रुपये के हिसाब से, उतना हमें पे करना पड़ेगा किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो ये एक्सचेंज हमें दे दे, है ना, रुपया लेकर के हमें डॉलर दे दे और फिर हम उस डॉलर को अमेरिका को प्रोवाइड कर दे और जो हमें खरीदना है वो हम खरीद लेंगे। तो इसी रेट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो क्या हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी ऑर्डर्ड द करेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री का करेंसी खरीदने के लिए जो रेट प्रोवाइड करती है, जो पैसे देती है, उसी रेट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
थर्ड क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड इन अ फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस बिलो दियर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड। देखिए, फॉरेन कंट्री में किसी प्रोडक्ट को उस रेट पे बेच देना जो कि डोमेस्टिक मार्केट में भी ज़्यादा ही रेट है उस प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास जो हमारे खुद के कंट्री में यानी कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये है। यानी कि हम जब अपने घर में यानी कि अपने कंट्री में उस सामान को बेचेंगे तो 100 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, हमने फॉरेन कंट्री को बेच दिया और हमने बस 90 रुपये लिए। यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइस है ना उससे कम प्राइस में ही हम फॉरेन कंट्री को बेच दे रहे हैं। तो ये तो भाई घाटे का सौदा हो गया ना। तो इससे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डंपिंग। और डंपिंग का अगर हम मतलब समझे तो डंपिंग हम डंप किसे करते हैं, कूड़े कचरे को डंप करते हैं ना। तो यहाँ पे एक तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को डंप कर दे रहे हैं। हमारे खुद के घर में 100 रुपये में वो प्रोडक्ट बिक रहा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री को बेच रहे हैं 90 रुपये में। यानी कि डंप करना ही हुआ ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, डंपिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ ट्रेड पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ। ट्रेड पॉलिसी में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो देखिए, हमने बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी की, हमने बात की थी फिस्कल पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे रिगार्डिंग बैंकिंग सिस्टम। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जो वो कर रही थी कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ कहाँ से अरेंज करेंगे, कहाँ पे खर्च करेंगे। तो ये सारी चीज़ें फिस्कल पॉलिसीज़ में शामिल थी। तो ट्रेड पॉलिसी में हम करते क्या भाई, फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो जो ट्रेड पॉलिसी में चीज़ें शामिल होंगी वो होगी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO वॉज फॉर्म्ड। WTO की स्थापना कब हुई थी। तो अगर हम WTO की बात करें ना तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये तो हमें पता चल गया। कुछ और बातें कर लेते हैं WTO के बारे में। इसका पूरा नाम क्या है, WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमें पता है। और पर्पस क्या है WTO के पीछे, तो जो टैरिफ्स और अदर बैरियर्स होते हैं ना इंटरनेशनल ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड में, उसको कम करना ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि कंट्रीज़ के बीच में जो फॉरेन ट्रेड है ना वो स्मूथली हो सके, आराम से हो सके, यही काम है किसका भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। बात करें इसके मेंबर कंट्रीज़ की, कितने मेंबर कंट्रीज़ इसमें शामिल है। तो टोटल ना इसमें जो शामिल है वो 164 कंट्रीज़ है, जिसमें 160 कंट्रीज़ भाई कहाँ के हैं, 160 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें UN के। उसके अलावा EU शामिल है, यूरोपियन यूनियन। उसके अलावा भाई मकाऊ एक कंट्री है वो शामिल है। उसके बाद हांगकॉन्ग है इसमें, और ताइवान भी है। तो ये कितने कंट्री, 164 कंट्रीज इसके मेंबर कंट्रीज है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। डायरेक्टर जनरल इसके हैं नगोजी ओकोंजो इवेला। कौन, नगोजी ओकोंजो इवेला इसके डायरेक्टर जनरल है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरा इन इंडिया हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय। फेरा को किसने रिप्लेस कर दिया था। तो अगर बात करें फेरा की, पूरा नाम क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, क्या मैं पूरा लिख दूं, चलिए लिख देता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये नाम था भाई फेरा का। इसको रिप्लेस कर दिया भाई कब, 1999 में इसको रिप्लेस कर दिया फेमा ने। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट से क्या कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा। ये वाला सही आंसर हो जाएगा, जो कि इफेक्ट में आया। कब से काम करना शुरू कर दिया फेमा ने, तो 1 जून 2000 से काम करना शुरू कर दिया। रिप्लेस कब किया था, तो 1999 में रिप्लेस कर दिया था फेरा को फेमा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी कि NIAM, ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है भाई जयपुर में। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एब्रीविएशन क्या है, NIAM। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिप्स एंड ट्रिम्स आर द टर्म एसोसिएटेड विद। TRIPS ट्रिप्स और TRIMS ट्रिम्स, ये दोनों टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है, ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ये दोनों टर्म है किससे संबंधित, पहले बात कर लेते हैं इन दोनों टर्म का मतलब क्या है। तो ट्रिप्स की अगर बात करें, TRIPS, इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एक अग्रीमेंट है विद इन द उरुग्वे राउंड ट्रेड नेगोशिएशंस। ठीक है, तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ये हो गया ट्रिप्स। और ट्रिम्स की बात करें
सॉरी ट्रिम, ये ट्रिम का हो गया, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। और ट्रिप की बात करें तो ये है अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये तो इसका पूरा पूरा नाम हो गया। बात करें किससे संबंधित है, तो नाम आपको पता चल गया होगा, ट्रेड की बात की जा रही है तो WTO से ये संबंधित है। नेक्स्ट है द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज बिटवीन टू कंट्रीज इज रेफर्ड एज, इसको किस नाम से हम जानते हैं। देखिए, दो कंट्रीज जब आपस में कमोडिटीज को एक्सचेंज करेगी, कमोडिटी मतलब क्या हो गया भाई, सामान को, गुड्स को, सर्विसेज को, इसको ट्रेड करेगी एक दो कंट्रीज आपस में, जैसे ए और बी, ये दो कंट्रीज है आपस में ट्रेड कर रही है, तो इस ट्रेड को हम क्या कहते हैं, बायलैटरल ट्रेड कहते हैं। जब दो देशों के बीच में कोई ट्रेड होता है उसे बायलैटरल कहेंगे, तीन देशों के बीच में होगा तो उसे क्या कहेंगे भाई, ट्राइलैटरल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है Many a time we hear about SEZ in newspaper, magazines. What is the full form of SEZ? SEZ का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म तो है भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है, तो एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा एरिया होता है विद इन कंट्रीज बाउंड्री, है ना। जैसे इंडिया एक कंट्री है, तो यहाँ जो ट्रेड होते होंगे, फॉरेन ट्रेड होते होंगे, बिजनेस होते होंगे, वो अलग अलग रूल्स होते होंगे अलग अलग जगहों के, बट एक ऐसा जोन बना दिया जाता है, एक ऐसा एरिया बना दिया जाता है जहाँ पे ना जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो काफ़ी लिबरल होते हैं। लिबरल इन द सेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी लीनियंट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं, जिससे क्या हो सकता है, जो फॉरेन कंट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो यहाँ पे आकर के उस जोन में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि मैं इस एरिया में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं है, काफ़ी लिबरल है, मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं विद इन अ कंट्रीज टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट है मेनी अ टाइम वी कम अक्रॉस अ टर्म इन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। व्हाट डज इट रियली रिफ्लेक्ट। बहुत बार हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए, जब एक कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास सामान आएगा और हमारे पास से पैसे जाएंगे, किसे जाएंगे भाई, इंपोर्ट जब हम करेंगे, एक कंट्री जब इंपोर्ट करेगी तो सामान तो खरीद लेगी, लेकिन यहाँ से जो फॉरेन एक्सचेंज है, यहाँ का जो पैसा है वो चला जाएगा, है ना। तो मनी, यहाँ पे हम लिख देते हैं मनी विल गो इन अदर कंट्री। अगर बात करें एक्सपोर्ट की, तो हम सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो मनी विल व्हाट, मनी विल कम। तो यही होगा, पैसे जाएंगे नहीं तो आएंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इसी को कहते हैं। आपने बैलेंस शीट देखा होगा, बैलेंस शीट में एक साइड होता है असेट्स, एक साइड होता है लाइबिलिटीज। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी यही चीज़ है, ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें रिसीट होता है फॉरेन कंट्री से कितने पैसे मिले, साथ ही साथ हमने फॉरेन कंट्री को कितना पे किया। देखिए, मिलेंगे कब, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, और पे कब करना पड़ेगा, जब हम इंपोर्ट करेंगे। तो यही ये दिखाता है स्टेटमेंट। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ रिसीट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड पेमेंट्स मेड टू फॉरेन कंट्रीज। इसे ही हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है we very frequently read about special economic zones in newspapers. These SEZs या SEZs were established with which of the following objective? ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, इनको किस मकसद से बनाया जाता है, किस मकसद से इस्टेब्लिश किया जाता है। तो जैसा मैंने अभी जब बताया था आपको कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, तो पहले ऑप्शन में यही चीज़ कह रहा है, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली। तो बिल्कुल सही बात है, एक तो सही होगा, ठीक है, पहला क्या होगा, सही होगा। दूसरा कह रहा है टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मार्केट फ्रॉम डायरेक्ट कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना पहले स्टेटमेंट को, तो ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसीलिए बनाया जाता है ताकि फॉरेनर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, इन्वेस्टर्स को। तो जब आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है टू प्रोवाइड मोर कैपिटल टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। तो ये भी गलत है। तो सिर्फ पहला सही है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड गैप मीन्स। ट्रेड गैप का क्या मतलब होता है। तो देखिए, जो आपने इंपोर्ट किया, एक कंट्री ने जो इंपोर्ट किया और जो एक्सपोर्ट किया,
तो जो डिफरेंस क्रिएट हो गया ना बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इसी गैप को कहते हैं ट्रेड गैप। क्या कहते हैं? ट्रेड गैप। तो ट्रेड गैप कब क्रिएट होगा? जब आपने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया है, एक्सपोर्ट कम कर दिया है भाई। तो ट्रेड गैप जितना कम रहेगा ना उतना बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए चलेगा, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशली डेवलप्ड इकोनॉमिक जोन्स, यानी कि SEZs in India where some of the economics laws and restrictions of the land are relaxed with the purpose of giving incentives to investors are commonly known as। तो अभी तो हमने बात की भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं ऐसे एरियाज को जहाँ पे लिबरल पॉलिसीज होती है, कुछ रिलैक्सेशन मिलते हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है MFN clause is one of the main pillars on which what is based। MFN clause उन पिलर्स में से एक है जिन पे WTO बेस्ड है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। और ये MFN क्लॉज है क्या? MFN की बात करें तो MFN का पूरा मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। इस MFN क्लॉज से होता क्या है? मान लो एक कंट्री ए ने कंट्री बी को बोल दिया कि मैं तुम्हें MFN का दर्जा देता हूँ, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता हूँ। तो जब कभी भी ए के साथ बी ट्रेड करेगा ना तो ए को क्या करना पड़ेगा? ए को करना पड़ेगा भाई स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा? बी को। और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ए बी के साथ, उसको स्पेशल टैरिफ्स देगा, स्पेशल सब्सिडी वगैरह देगा, है ना। तो MFN क्लॉज यही कहता है, WTO में ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दैट अल्टीमेटली लेड टू सेटिंग अप अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना? पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, किस तरीके से ये सेटअप हुआ? तो देखिए सबसे पहले GATT की बात करें हम, यानी कि जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है उसके बाद है उरुग्वे राउंड हुआ, फिर डंकेल ड्राफ्ट आया, फिर मार्केश ट्रीटी हुआ, और तब जाके ऐसा करते करते क्या हुआ भाई? WTO की स्थापना हुई। तो ये वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वॉज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप। एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे सेटअप किया गया? तो भाई ये कांडला में किया गया है। उसके अलावा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यानी कि GATT इसको एब्जॉर्व कर दिया गया, यानी कि मिला दिया गया किसमें? WTO में। तो हमें पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी, और 1947 में GATT की स्थापना की गई थी। इस बाद में ये मिल गया था किसमें? WTO में 1995 में। नेक्स्ट है विच इज़ नोन एज द थर्ड पिलर इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो थर्ड पिलर कहा जाता है भाई WTO को, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बचा हुआ एक और पार्ट लगेगा, उसमें हम कवर कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो क्या करेंगे भाई? लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे सबके साथ, और सब्सक्राइब करेंगे चैनल पे नए हैं तो। साथ ही साथ हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके हमें लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। हमारी वेबसाइट है prepnagri.com, PRE वेट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बड़ा ना हो जाए। हाँ, prepnagri.com, PREPNAGARI, prepnagri.com, इस पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।